नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। आज है 25 जून 2025। आज से ठीक 50 साल पहले इस देश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे उस समय अनुशासन पर्व का नाम दिया गया था और विपक्ष ने इसे बताया था भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं आपातकाल की बात कर रहा हूँ। वो आपातकाल जिसे 25 जून को रात के 12 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में लागू कर दिया था आंतरिक सुरक्षा के नाम पर। उन्होंने कारण गिनाए बाद में कि देश किस प्रकार से उस समय अव्यवस्था का शिकार हो गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है और देश पतन की ओर जा रहा है और यदि इसे बचाना है तो फिर देश में आपातकाल जरूरी है। और इस आपातकाल को लगाने की इंदिरा गांधी को इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने भारतीय संविधान में दर्ज, भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्थाओं को भी एक तरफ रखते हुए बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के, बिना कोई बैठक बुलाए, एक झटके में अपनी सिफारिश के आधार पर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के विधेयक पर साइन करा लिए थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पर, इमरजेंसी के ऑर्डर पर साइन करने के लिए बाध्य किया गया था। लेकिन इन बातों का कोई सबूत नहीं होता है, ऐसी बातों का सबूत मिलना भी संभव नहीं है। खैर, जो भी मानिए, देश में इमरजेंसी लागू हुई। अधिकांश लोगों को लगता है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। देश में इससे पहले भी 2 बार आपातकाल लागू किया गया। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, तब देश में आपात स्थिति लागू की गई थी। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भी देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, लेकिन तब मुद्दे अलग थे। देश पर बाहरी खतरा मंडरा रहा था, देश युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए आपात स्थिति जरूरी थी। संविधान के 352वें अनुच्छेद में आपातकाल लगाने के प्रावधान स्पष्ट उल्लेखित हैं और इसमें आंतरिक सुरक्षा के नाम पर आपात स्थिति लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताते हुए देश में आपातकाल लागू किया। आइए एक नज़र दौड़ाते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि श्रीमती गांधी को यह आपातकाल लागू करना पड़ा। कांग्रेस के अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार, उस समय राजनीतिक दल जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। जनता से अपील की जा रही थी कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए और यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें बाद में लोकनायक कहा गया, एक रैली में उन्होंने सेना से भी यह अपील कर दी थी कि वे इस सरकार की बात नहीं माने। क्यों नहीं माने सरकार की बात? इसके पीछे भी उनका तर्क था और तर्क बिल्कुल वाजिब था। आइए देश में आपातकाल से पहले की परिस्थितियों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत एक विजेता के तौर पर उभर करके आया। बांग्लादेश का निर्माण करवाने में हम सफल रहे और इसका पूरा लाभ श्रीमती इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव करा के किया। इसका राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिला। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को उस समय 352 सीटें मिली और ये 352 सीटें मिली थी 523 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के आधार पर। उसमें से भी 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराए गए थे, यानी 5 लोकसभा सीटों को छोड़कर केवल 518 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में से कुल मिलाकर 352 सीट इंदिरा गांधी को मिली और वो स्पष्ट बहुमत के साथ देश की चौथी प्रधानमंत्री बनी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन करने के बाद वो और सशक्त होकर के उभरी। हुआ यहाँ तक कि अखबारों तक में ये छपा कि विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उन्हें दुर्गा की संज्ञा दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में इस बात का खंडन भी किया,
लेकिन फिर वही बात, यहाँ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि देश में आपातकाल लागू किया गया। इस आपातकाल को लागू करने की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल निभाया 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले ने। हुआ यूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। उन्होंने उस समय के समाजवादी प्रत्याशी राजनारायण को हराया, लेकिन राजनारायण ने एक याचिका अदालत में दाखिल की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आदर्श चुनाव संहिता का पालन नहीं किया है, बल्कि भ्रष्टाचार किया है और पक्षपातपूर्ण तरीके से उनको निर्वाचित घोषित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, याचिका स्वीकृत हुई। इंदिरा गांधी की ओर से उस समय के सबसे बड़े कानूनविद और अधिवक्ता नाना पालकीवाला उनकी तरफ से उतरे। उनके साथ नरेंद्र गोस्वामी थे सहायक वकील के तौर पर, और राजनारायण की ओर से शांति भूषण ने पैरवी की। नाना पालकीवाला ने बीच में ही केस छोड़ दिया और नरेंद्र गोस्वामी ने अंत तक उस केस की पैरवी की। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने सारे साक्ष्यों पर ध्यान देने के बाद, गौर करने के बाद फैसला सुनाया कि इस चुनाव में धांधली तो हुई है। खासतौर पर इंदिरा गांधी के निजी सचिव यशपाल कपूर, रायबरेली के उस समय के डीएम और पुलिस अधीक्षक का रोल इसमें संदिग्ध पाया गया, पक्षपातपूर्ण पाया गया। और इन सारे तथ्यों और दूसरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके भविष्य में 6 वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। इसका सीधा सा अर्थ था कि अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। हालांकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार 6 महीने तक वो प्रधानमंत्री रह सकती थी, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश, असंतोष और गुस्सा जग जाहिर हो चुका था। इन सब परिस्थितियों के बीच एक और बड़ी घटना घटी। 24 और 25 जून को संयुक्त विपक्ष ने बड़ी बड़ी रैलियां की। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि उस समय की सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठी हुई थी और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू यादव, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडीज, राजनारायण, कितने ही नेता उस रैली में शामिल हुए और उन सब ने एक ही नारा दिया, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। परिस्थितियां बेकाबू होती जा रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने, जिनमें मुख्य रूप से संजय गांधी शामिल होते थे, उस समय संजय गांधी की तूती सत्ता के क्षेत्रों में बोलती थी। उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन उनका कर कांग्रेस और सत्ता के भीतर शायद सबसे बड़ा था, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी से भी बड़ा। तो संजय गांधी, बंसीलाल, अशोक मेहता, पीसी सेठी और ऐसे ही बहुत सारे नेताओं ने ये तय किया कि अब देश में यदि कांग्रेस की सरकार बचानी है, यदि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखना है, तो आपातकालीन स्थिति लागू की जाए। मंत्रिमंडल तक को उसकी खबर नहीं दी गई और रात को 12 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से घोषित कर दिया कि राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उस समय जब सब लोग सो रहे थे, सुबह जब उठे तो उन्हें पता चला कि उनके लगभग सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। केवल नेताओं को ही नहीं, आंदोलन में सहयोग दे रहे छात्र छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार से जो छात्र आंदोलन चला था, जिसने जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की विभूति मान करके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना तय कर लिया था, जो देश में सत्ता को उखाड़ने में लगा हुआ था, वो सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए। केवल गिरफ्तार नहीं किए गए, जेल में उनको भारी यातनाएं दी गई। जॉर्ज फर्नांडीज ने बाद में अपने एक लेख में बताया कि उनके नाखून तक उखाड़े गए। खैर, इतना ही नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण उसके बाद जब आपातकालीन स्थिति खत्म हुई और बाहर आए, तो उनको हमेशा डायलिसिस पर
रहना पड़ा। यदि देखा जाए तो डायलिसिस पर जयप्रकाश नहीं, उन 21 महीनों में देश का लोकतंत्र रहा, भारत रहा, वो भारत रहा जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े नारे दिए, और आज जो नारा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, अच्छे दिनों का नारा, सबका साथ सबका विकास का नारा, कुछ ऐसे ही नारे इंदिरा गांधी ने उस समय देशवासियों को दिए। उन्होंने आपातकाल को सबसे अच्छे दिन घोषित किया, सबका साथ सबके विकास की बातें की, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ जैसे नारे हवा में उछाले गए। इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के चाहने वालों, जिनमें देवकांत बरुआ, कमलापति त्रिपाठी जैसे बहुत सारे नेता शामिल थे, उन्होंने तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। लेकिन इस देश की जनता खूब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, भय के कारण उस समय चुप रही। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में लोकसभा चुनावों की घोषणा की तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। इस बार कांग्रेस की केवल 152 सीटें आई, पूरी 200 सीटें गायब हो गई, कम हो गई, और इस बार संसदीय क्षेत्रों की संख्या थी 525, यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2.5 साल में ही वो आपस में लड़ते, सिर फुटाते हुए सत्ता से बाहर हो गए। यहाँ पर एक बार फिर प्रश्न, फिर आपातकाल का क्या हुआ? क्या जनता पार्टी की सरकार ने आकर के आपातकाल समाप्त किया? नहीं, वास्तव में इंदिरा गांधी ने एक अच्छा काम किया। तत्कालीन कार्यकारी राष्ट्रपति बीडी जत्ती के पास जब वे अपना त्याग पत्र लेकर गई तो उन्होंने उनको सलाह दी कि इसमें इस प्रकार के प्रावधान शामिल हैं कि अब आपके ऊपर भी वही सब लागू हो सकता है जो विपक्ष के नेताओं के साथ आपने किया है। और तुरंत इंदिरा गांधी ने संज्ञान लेते हुए देश से आपातकालीन स्थिति हटा दी। 21 महीने तक चला ये कालाध्याय, इस तरीके से समाप्त हुआ। इन 21 महीनों में देश के संविधान के साथ पूरा खेल किया गया। कुल मिलाकर 48 संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुए। ये वे दौर था जब लोकसभा में विपक्ष की सीटें करीब करीब खाली रहती थी, यानी लोकतंत्र बिल्कुल अधिनायकवादी हो गया था। इंदिरा की तूती बोल रही थी, संजय का वर्चस्व था, कॉकस छाया हुआ था। लेकिन परिणाम क्या निकला? यदि आप लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो फिर जनता आपको लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेगी। यही सबक था आपातकाल का। लेकिन साथ ही साथ जनता सुशासन चाहती है, देश का गौरव चाहती है, देश के आगे बढ़ने का सपना पाले हुए है। इसीलिए जब मार्च 1977 में चुनाव परिणाम आए तो एक बार फिर जनता के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आई, और इस बार उन्हें 1971 से भी ज़्यादा सीटें मिली। इस बार उनकी सीटों का आंकड़ा था 353 सीटें, यानी स्पष्ट बहुमत। यानी हम कह सकते हैं जनता गलती करने पर आपके कानून में सकती है, आपको दंडित कर सकती है, आपको सत्ता से बाहर कर सकती है। लेकिन जब आप उसके प्रति सहृदय होते हैं, जब आप उसका ध्यान रखते हैं, जब आप देश के लिए आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो फिर जनता आपको फिर से वही प्यार देती है, वही दुलार देती है, वही सत्कार देती है। और इंदिरा गांधी को ये सत्कार देश की जनता ने बाद में दिया। हालांकि 1980 की विजय के बाद, खासतौर पर संजय गांधी की मृत्यु के बाद, इंदिरा गांधी टूट सी गई, लेकिन वो दृढ़ संकल्पी थी। अगर सकारात्मक दृष्टि से इंदिरा गांधी का विवेचन किया जाए तो हम कहेंगे वो बहुत अच्छी वक्ता, एक कुशल प्रशासक, साथ ही साथ योजना बनाकर काम करने वाली, जनता के दिलों में उतर जाने वाले नारे देने वाली और जनता की बात करने वाली नेता बनकर के फिर से सामने आई थी। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो टूट सी गई। हालांकि 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके फिर एक बार इस बात को साबित किया कि वो टूटी, थकी या हारी नहीं। लेकिन 31 अगस्त 1984 को इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद ये देश उन्हें याद कर रहा है। मगर इस बात को फिर तीर तर्कश चैनल पूरे शिद्दत के साथ कहता है
इंदिरा गांधी यदि याद की जाती है तो अपनी दृढ़ता के लिए, अपने संकल्प के लिए, देश के विकास के लिए, मर मिटने की कुव्वत के लिए, लेकिन आपातकाल के लिए देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, आज तक नहीं किया है। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ चैनल तीर तर्कश में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।